नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। अब तक हमने FST 001 की खंड 3 की इकाई 12 का अध्ययन किया, जिसमें हमने जीवन की उत्पत्ति और विकास के बारे में विस्तार से समझा। अब खंड 3 की अंतिम इकाई 13 का अध्ययन करेंगे, जिसमें मानव के विकास पर लेक्चर होगा। तो आइए शुरू करते हैं एपिसोड 19 और इसमें पढ़ते हैं इकाई 13 मानव का विकास। 13.1 पिछली इकाई में हमने पढ़ा कि पृथ्वी ग्रह के जीवन का पोषण करने लायक ठंडा हो जाने पर जीव कैसे उत्पन्न हुए। इस इकाई में हम विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। हम विशेष तौर से मानव के विकास के विषय में पढ़ेंगे। मानव की अनेक विशेषताएं, जैसे कि अति उन्नत बुद्धि, सीधे खड़ा होकर चलना और उसका सामाजिक होना, उसे बंदरों और कपियों जैसे अन्य स्तनपाइयों से अलग करती है। यहाँ हमने जीवाश्मों के अध्ययन, मानव शास्त्र के अध्ययन, जैसा कि उसके समाजों, उसके रीति रिवाजों और उसकी संरचना, जंतु के रूप में उसके विकास तथा कोशिकीय एवं जैविक बृहत अणुओं के अध्ययन के आधार पर मानव की उत्पत्ति की प्रक्रिया को दोहराने की कोशिश की है। इस चैप्टर को पढ़ने के उद्देश्य को भी समझते चलें तो इस इकाई को पढ़ने के बाद आप प्राकृतिक वर्ण पर आधारित डार्विन द्वारा किया गया विकास का सिद्धांत बता सकेंगे। मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाएं भी समझा सकेंगे। जीवाश्मीय विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, मानव विकास तथा जीव रसायन जैसे विषयों द्वारा प्राप्त मानव विकास से संबंधित प्रमाण भी बता सकेंगे। यह समझा सकेंगे कि पौधों और जंतुओं के जीवाश्मों की आयु किस तरह निर्धारित की जाती है। 13.2 विकास के सिद्धांत। 19वीं सदी के शुरुआत में ही विशिष्ट सृजन के सिद्धांत से वैज्ञानिकों का विश्वास उठने लगा था और जीवों के विविध रूपों के विकास को समझने के लिए विभिन्न प्रयास होने लगे। उदाहरण के रूप में एक फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक लामार्क का यह विश्वास था कि सभी जीव अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालने के लिए आवश्यकता अनुसार अपने अंगों का इस्तेमाल करते थे। लगातार इस्तेमाल से ये अंग विकसित हो जाते थे। यदि वातावरण में कोई परिवर्तन होता था तो उसके अनुसार जीवों के अंगों में भी बदलाव आ जाता था। यह परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिल जाते थे। जिराफ ऐसी जगह रहता था जहाँ पैर ऊंचे होते थे। पत्ते खाने के लिए जिराफ को अपनी गर्दन को ऊंचा खींचना पड़ता था, इसलिए उसकी गर्दन लंबी हो गई और यह विशेषता उसके वंशजों को विरासत में मिली। इस सिद्धांत को वैज्ञानिकों का कोई खास समर्थन नहीं मिला। उदाहरण के रूप में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यदि किसी कुत्ते को कुछ विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए शिक्षित किया जाए तो उसका यह गुण उसकी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाता है, या फिर किसी वैज्ञानिक की कार्य कुशलता उसके बच्चों में भी पाई जाए। 13.2.1 डार्विन और प्राकृतिक वर्ण। ब्रिटिश प्रकृति वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 ने 1859 में अपनी विशिष्ट पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैविक विकास की व्याख्या की। विश्व का चक्कर लगाने वाले पाल जहाज HMS बीगल पर डार्विन ने 22 वर्ष की आयु में अपने प्रेक्षण आरंभ किए। उन्होंने समुद्र की इस साहसिक यात्रा में 5 वर्ष बिताए। इस अवधि में वे अंध महासागर के कई द्वीपों, दक्षिण अमेरिका के कुछ तटीय भागों तथा दक्षिण प्रशांत महासागर के कुछ द्वीपों जैसे गैलोपेगोस द्वीप सर्वाधिक महत्वपूर्ण है में गए थे। इस यात्रा के दौरान डार्विन को अपने मूल स्थान से एकदम भिन्न किस्म के पौधों और जंतुओं वाले क्षेत्र को काफी समय तक देखने का अवसर मिला। वहां से उन्होंने बहुत सारी सामग्री एकत्र करके उसे परीक्षित रखा। अपनी पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने इन पर विस्तृत टिप्पणियां भी लिखी। वापस इंग्लैंड पहुंचकर उन्होंने करीब 22 वर्ष अपने इस संग्रह की जांच करने तथा इस प्रश्न पर कि विभिन्न जातियों का विकास किस प्रकार हुआ होगा विचार करने में बिताए। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों, चट्टानों में मिले पिछले युगों की जीवाश्म और जीवों की छापें
संसार भर में जंतुओं और पौधों के वितरण और 19वीं सदी में पशुधन तथा कुत्तों व कबूतरों की नस्लों में सुधार के सिलसिले में होने वाले प्रयोगों के अध्ययन से प्रमाण एकत्र किए। विकास की क्रियाविधि को समझने के लिए प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत डार्विन की महान देन थी। लगभग उसी समय ब्रिटेन के प्रकृति वैज्ञानिक अल्फ्रेड रसल वेलेस ने भी विकास के सिद्धांत पर स्वतंत्र रूप से कार्य किया। दोनों वैज्ञानिकों द्वारा किया गया कार्य सम्मिलित रूप से सन 1858 में लिनियन सोसाइटी ऑफ लंदन में प्रस्तुत किया गया। डार्विन का सिद्धांत 2 प्रेक्षणों पर आधारित था। पहला, पुनर्जनन करने के लिए जितने जीव जीवित रहते उससे कहीं अधिक जीव पैदा होते हैं, क्योंकि वातावरण में भरण पोषण के लिए साधन सीमित है। जीवन की संख्या अधिक होने से उनमें अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है तथा अंततः योग्यतम ही उत्तरजीवी होता है। पौधों और जंतुओं की विभिन्न जातियों में आपस में तथा एक दूसरे से खाद्य पदार्थ, जल, वायु, प्रकाश अर्थात हर वस्तु के लिए जो उत्तरजीवी होने और प्रजनन करने के लिए आवश्यक होती है के लिए संघर्ष होता है। दूसरा प्रेक्षण यह है कि संतान अर्थात बच्चे अपने माँ बाप से तथा आपस में भी एक दूसरे से वंशानुक्रम में विभिन्न होते हैं, जिसे हम आज आनुवंशिक विभिन्नता कहते हैं। डार्विन का कहना था कि इन विभिन्नताओं के कारण ही विकासीय परिवर्तन होते हैं। डार्विन के अनुसार किसी भी समूह के वे जीव जो अपने विशेष गुणों के कारण स्वयं को अपने वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं उत्तरजीवी होते हैं तथा प्रजनन करते हैं। जिन जीवों में ये विशेष गुण नहीं होते उनके उत्तरजीवी होने की संभावना बहुत कम रहती है। बदलते हुए वातावरण में प्रकृति उपयोगी परिवर्तनों का वर्ण कर लेती है। डार्विन ने इसे प्राकृतिक वर्ण कहा। प्राकृतिक वर्ण पर आधारित डार्विन द्वारा दिया गया विकास का सिद्धांत एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। डार्विन ने अपने प्रेक्षणों तथा पहले से मौजूद अन्य जानकारियों के आधार पर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। विश्लेषणों के द्वारा डार्विन ने केवल विकास के सिद्धांत का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि ऐसी क्रियाविधि के विषय में भी बताया जिससे मानवीय परिवर्तन होते हैं। फिर भी जीवधारियों के बारे में हुए कुछ अन्य तथ्यों की खोज के साथ साथ सभी वैज्ञानिकों की तरह डार्विन के विकास के सिद्धांत में भी काफी विस्तार हुआ है। डार्विन के अपने जीवन काल में उनके जैविक विकास के सिद्धांत को अधिकतर लोगों ने, विशेषकर चर्च ने, अस्वीकृत कर दिया था, क्योंकि यह सिद्धांत विशिष्ट सृजन की धारणा के विरुद्ध था। वास्तव में डार्विन के इन विचारों के कारण ही उनकी बहुत बड़ी आलोचना हुई, लेकिन उन्हें वैज्ञानिकों का समर्थन मिला। कुछ वर्षों तक इस विषय पर वाद विवाद चलता रहा और आज भी यह वैज्ञानिकों और धर्म अनुयायियों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। 13.2.2 मानव विकास। चार्ल्स डार्विन ने हालांकि अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में सामान्यतः पौधों और जंतुओं के विकास की क्रियाविधि के बारे में बताया था। उसमें उन्होंने मानव की उत्पत्ति के बारे में अनुमान लगाया। 4 वर्ष बाद डार्विन ने एक किताब डिसेंट ऑफ मैन प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने कहा कि अन्य जंतुओं की तरह मानव का पहले से मौजूद जीवों से विकास हुआ है। डार्विन मानव और अफ्रीकी कपी जैसे चिंपैंजी और गोरिल्ला के शारीरिक संरचना की समानता से अधिक प्रभावित हुए। उसके आधार पर उन्होंने मानव की उत्पत्ति के संबंध में अनुमान लगाए। उन्हीं के शब्दों में विश्व के प्रत्येक बड़े क्षेत्र में जीवित स्तनपायियों का उसी क्षेत्र की विलुप्त जातियों से निकट का संबंध है। इसलिए इस बात की संभावना है कि अफ्रीका में पहले ऐसे कपी रहे होंगे जिनका गोरिल्ला और चिंपैंजी से निकट का संबंध था, क्योंकि यह दोनों जातियां अब मानव के बहुत नजदीक हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि हमारे प्रारंभिक पूर्वज अफ्रीकी महाद्वीप में रहते रहे होंगे। डार्विन ने देखा कि विभिन्न जीवों के भ्रूण लगभग समान अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं, फिर भी प्रारंभिक विकास के समय की घटनाओं के काल में थोड़ा सा भी अंतर होने से प्रौढ़ जीव में काफी फर्क आ जाता है। उदाहरण के लिए प्रौढ़ मानव कई प्रकार से कपी के बच्चे जैसे लगते हैं। उनका छोटा चेहरा और खोपड़ी की गोलाकार हड्डी
जिसमें मस्तिष्क होता है इस बात के सूचक हैं। मानव विकास में मस्तिष्क की वृद्धि एक निर्णायक कदम था। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि कपि की अपेक्षा मानव की पूर्वजों के भ्रूण के विकास की अवधि ज्यादा होने लगी, परंतु मानव के मस्तिष्क का विकास जन्म के समय ही रुक जाने के बजाय बच्चों में काफी समय तक होता रहता है, जिसके कारण अपेक्षाकृत काफी बड़े और अधिक जटिल मस्तिष्क का निर्माण हुआ। 13.2.3 प्राइमेट कुल परंपरा मानव जंतुओं के उस समूह से संबंधित है जिसे स्तनपायी कहा जाता है। स्तनपायी जंतुओं के अन्य समूहों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें बाल और दूध उत्पन्न करने वाली स्तन ग्रंथियां होती हैं। सभी स्तनपाइयों को उनके आपसी अंतर के आधार पर छोटे छोटे समूहों अर्थात ऑर्डर में वर्गीकृत किया गया है। प्राइमेट ऑर्डर के सदस्य जो अब मानव, बंदर और कपि आदि हैं, विकास की प्रारंभिक अवस्था में निशाचर थे, अर्थात वे रात के समय क्रियाशील होते थे। ये जंतु कीटभक्षी थे तथा पेड़ों पर रहते थे। पेड़ों की शाखाओं और टहनियों से लटके हुए ये जंतु कीड़ों को खाते थे। इन दोनों विशेषताओं के कारण प्राइमेट में कुछ महत्वपूर्ण अनुकूलन हुए। इन जंतुओं के हाथों की संरचना में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। अंगूठा प्रतिस्थापनीय हो गया, अर्थात यह उंगलियों को मिलाकर शिकार को पकड़ने में मदद करने लगा। पंजों के बजाय नाखूनों से युक्त संवेदनशील उंगलियों का विकास हुआ। नेत्र गर्तिकाएं सिर के सामने की तरफ आ गई, जिससे प्राइमेट बेहतर ढंग से देखने लगे तथा दूरी का सही अनुमान लगाने की उनकी क्षमता बढ़ गई। निरंतर होने वाले परिवर्तनों तथा महत्वपूर्ण अनुकूलनों से बड़े आकारों के प्राइमेट विकसित हुए जो दिनचर थे, अर्थात वे दिन में क्रियाशील रहते थे। वे वनस्पति भोजन जैसे कि पत्ते, फल खाने लगे। बंदरों और कप्पियों के उद्भव ने इन अनुकूलनों को और भी अधिक विकसित किया। उंगलियों के पोड़ों का संवेदनशील होना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि पके हुए फलों को देखने के बजाय छूकर ज्यादा अच्छी तरह से पहचाना जा सकता था। कपि डालियों पर चलने के बजाय अपनी लंबी भुजाओं से डालियों से लटक कर चलने लगे। उनके कुल्हे इस प्रकार की गति में सहायक हुए। कभी कभी ये कपि जमीन पर द्विपाद की तरह अर्थात दो पैरों पर चलते थे। छोटे छोटे कदमों और झूमती हुई सी यह चाल चाहे कुछ अटपटी सी लगे, परंतु है दो पैरों की चाल। खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी में हुए परिवर्तन में सीधी खड़ी स्थिति को काफी मदद मिली। प्राइमेट के हृदय, फेफड़े और उदर के अन्य अंग शरीर में जिस प्रकार स्थित होते हैं वो अन्य चौपाए जानवरों से भिन्न है। 13.3 मानव विकास के प्रमाण। हमने अभी पढ़ा कि द्विपादों में किस प्रकार तरह तरह के अनुकूलन हुए। मनुष्य के संपूर्ण विकास होने से पहले और बहुत से परिवर्तन होने बाकी थे। आप इन परिवर्तनों के बारे में और आधुनिक मानव के विकास के समर्थन में दिए गए विभिन्न प्रमाणों के विषय में जानना चाहेंगे। जब किसी सिद्धांत की परिकल्पना होती है तो हम ऐसे प्रमाणों को ढूंढते हैं जिनसे उन विचारधारा को समर्थन प्राप्त हो। यह बात मूल रूप से विकास के सभी सिद्धांतों तथा हमारे अपने जाति के विकास पर लागू होती है। कई जगहों से मिले प्रमाणों के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा सकता है कि ये जंतु अभी हमें जंतुओं के जीवाश्मों से, प्राइमेट तथा अन्य जंतुओं के विकसित हुए भ्रूणों में पाई जाने वाली समानता से, पुरातन काल के पुरातात्विक अवशेषों और उनके काल निर्धारण आदि से एवं हाल ही के जीव रासायनिक तरीकों से मिलते हैं। प्रारंभिक मानव द्वारा की गई गुफा की चित्रकारी और दूसरे शिल्प तथ्य उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को दर्शाते हैं। 13.3.1 जीवाश्मीय प्रभाव। जीवाश्म विज्ञान भूविज्ञान की एक शाखा है जो मुख्यतः करोड़ों वर्ष पहले या भूवैज्ञानिक कल्पों में रहने वाले पौधों और जंतु जीवन के अध्ययन से संबंधित है। इसका अध्ययन विषय आदिकाल से पृथ्वी पर रहने वाले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु हैं। इन जीवों के अस्तित्व के प्रमाण हमें चट्टानों में दबे रह गए अस्थि पंजरों या हड्डियों के रूप में मिलते हैं, जिन्हें हम जीवाश्म कहते हैं।
जीवाश्मों के अध्ययन से मानव विकास की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण मिले हैं। कभी कभी किसी जंतु का दबा हुआ शव और कंकाल पूरी तरह से विघटित हो जाता है। यदि उसके आसपास का पदार्थ कुछ दृढ़ होता है तो उस स्थान पर एक कोटर सा बन जाता है, जिसकी रूपरेखा बिल्कुल विलुप्त हो जाने वाले संरचना की जैसी होती है। इस प्रकार के कोटर को सांचा या मोल्ड कहा जाता है। छाप मोल्ड की तरह ही होते हैं। विलुप्त होती वस्तुएं या शरीर के अंग अपने चारों तरफ के पदार्थों पर सांचों के समान ही कभी कभी छाप छोड़ जाते हैं। यह छाप तभी बनती है जब वस्तु के आसपास पदार्थ नरम होता है। यह वैसे ही है जैसे मिट्टी या लावा में पैरों के निशान बनना। विलुप्त जंतुओं के पैरों के निशान भी वस्तुतः ऐसे छाप छोड़ जाते हैं जिनसे निशान बनाने वाली जंतुओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक मानव के जीवाश्म आमतौर पर खंडित और अपूर्ण रूप में पाए गए हैं, क्योंकि मानव ने केवल पिछले 50,000 वर्षों से ही मृतकों को दफनाना शुरू किया है, जो अब हमें जीवाश्मों के रूप में बेहतर स्थिति में मिल रहे हैं और अधिक जानकारी देते हैं। इससे पहले के काल में हड्डियों के टुकड़े अक्सर संपूर्ण कंकाल रचना की कल्पना के आधार होते हैं। जीवाश्म भंडारों का मिलना संयोग भी है और जानबूझकर पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों में की गई खुदाई का परिणाम भी है। प्रथम होमोनिड, प्रथम मानव जीवाश्म। प्रारंभिक मानव या होमोनिड के अवशेष पूर्वी अफ्रीका के 2 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 30 लाख से 36 लाख वर्ष पहले रहने वाले व्यक्तियों के कई 100 जीवाश्म केवल इथियोपिया से ही प्राप्त हुए हैं। दूसरा स्थान तंजानिया में है, जहां 37.5 लाख वर्ष पूर्व 3 होमोनिडों द्वारा 20 मीटर दूरी तक बनाए गए पैरों के निशान मिले हैं। यह कहा जा सकता है कि प्रारंभिक होमोनिड के मानव जैसे शरीर पर कपी का सिर लगा हुआ था। होमोनिड के जीवाश्मों में कुछ लक्षण ऐसे थे जिससे उन्हें सुनिश्चित रूप से मानव का पूर्वज माना जा सकता है। इसके स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि वे 2 पैरों पर चलते थे, किंतु उनमें ऐसे बहुत सारे आदिम लक्षण थे जिससे उनके पेड़ों पर रहने वाले कपी जैसे पूर्वज के समीप रखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस परिवर्ती मानव रूप। 20 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में कई होमोनिड रहते थे। उनमें से एक था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो जीवाश्म दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में मिले हैं, उनसे पता चलता है कि उनके मस्तिष्क अपेक्षाकृत छोटे थे और खोपड़ी की हड्डियां कपी की तरह ही थी, पर उनके चेहरे कपियों की अपेक्षा छोटे थे। उनके दंत वल्कों से पता चलता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस मुख्यतः फल ही खाते थे। उनके 2 पैरों पर चलने का प्रमाण प्रबल है, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी के वक्र होमोनिड के समान ही है। उनके कुल्हों की हड्डियां, जो एक प्रकार का अस्थि पंजर है जिसमें टांगें जुड़ती हैं, कपियों के कुल्हों की हड्डियों की अपेक्षा छोटी हैं। फिर भी ये उतनी छोटी नहीं है कि जितनी कि आधुनिक मानव में होती हैं। होमो हेबिलिस प्रथम औजार निर्माता। मानव विकास में मस्तिष्क के आकार में विकास एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू था। मस्तिष्क का यह विकास अब तक उपलब्ध जीवाश्मों के आंकड़ों के अनुसार लगभग 20 लाख वर्ष पहले आरंभ हुआ था। पूर्वी अफ्रीका के निक्षेपों से मिले कुछ अवशेषों में मस्तिष्क की धारिता 659 घन सेंटीमीटर से अधिक और 800 घन सेंटीमीटर के आसपास है। उन अवशेषों को प्रथम मानव का प्रतिनिधि माना जाता है। इन्हें हम होमो हेबिलिस कहते हैं। होमो हेबिलिस वह मानव था जिसने अपने हाथों का इस्तेमाल विभिन्न कार्यों के लिए शुरू कर दिया था। होमो हेबिलिस मानव सीधा तन कर चलता था। उसके हाथों की हड्डियां, जो कि आधुनिक मानव की विशेषताएं दर्शाती हैं, कुछ जगहों से मुड़ी हुई तथा आधुनिक मानव होमो सेपियंस से ज्यादा मजबूत थी। टांगों और पैरों की हड्डियां कपियों और आधुनिक मानव दोनों से मिलती हैं, परंतु देखा जाए तो ये हड्डियां कपियों की अपेक्षा आधुनिक मानव की हड्डियों के अधिक समीप हैं। उनकी टांगें और पैर
2 पैरों से चलने वाले अभ्यस्त जंतुओं की तरह थे। होमो हैबिलिस के जीवाश्मों और पत्थरों के अपरिष्कृत औजारों का एक साथ पाया जाना यह दर्शाता है कि वे औजारों का उपयोग करते थे। ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ये होमोनिड मांस खाते हों। होमो इरेक्टस अर्थात सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव का लगभग 16 लाख वर्ष पहले विकास हुआ और यह 10 लाख वर्ष तक होमो सेपियंस के विकास होने तक रहा। होमो इरेक्टस का मस्तिष्क बड़ा था, जिसकी धारिता लगभग 800 से 900 घन सेंटीमीटर थी। होमो इरेक्टस के जीवाश्म समस्त अफ्रीका, यूरोप और एशिया में पाए गए हैं। यह जानकारों का शिकार करता था और मांस खाता था। इस बात का प्रमाण उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों के औजार और उन जानवरों की हड्डियों पर मिले इन औजारों के निशान हैं, जो उनके रहने के स्थानों के नजदीक से पाए गए हैं। प्रमाणों के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि होमो इरेक्टस का जीवन काफी कठिन रहा होगा। एक बुद्धिमान और सामाजिक तौर पर क्रियाशील व्यक्ति होने के कारण उसे बहुत कुछ करना पड़ा होगा। इस बात की कल्पना की जा सकती है कि उस समय बोलचाल की जटिल भाषा का जन्म हुआ, परंतु इस विषय में कोई प्रागैतिहासिक अभिलेख नहीं मिला है। निअंडरथल मानव ये पहले जीवाश्म थे जो काफी हद तक मनुष्य की तरह थे। निअंडरथल मानव 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 40,000 वर्ष या 35,000 वर्ष पहले पश्चिमी यूरोप से लेकर पूर्वी और मध्य एशिया तक में फैले हुए थे। निअंडरथल और आधुनिक मानव की संरचनाओं में कुछ असाधारण भिन्नताएं हैं। निअंडरथल मानवों की संस्थिति और उनकी गतिविधियां और उनका कौशल बिल्कुल आधुनिक मानव जैसा ही था, पर उनका अस्थिपंजर अधिक सशक्त था। निअंडरथल मानव का मस्तिष्क औसत रूप से आधुनिक मानव के मस्तिष्क से कुछ बड़ा, करीब करीब 1400 घन सेंटीमीटर था। यह बड़ा मस्तिष्क निअंडरथल मानव की हिष्ट-पुष्ट मांसपेशियों के अनुकूल था। निअंडरथल मानव निपुण शिकारी एवं कुशल औजार बनाने वाले थे तथा अपने शरीर की रक्षा के लिए खालों का उपयोग करते थे। मानव का इतिहास में पहली बार रीति के अनुसार मुर्दे का दफनाना शुरू हो गया था। होमो सेपियंस आधुनिक मानव। होमो सेपियंस के कई जीवाश्मों की खोज में यह ज्ञात होता है कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई। ये मध्य पूर्व के रास्ते से सारे संसार में फैल गए। लगभग 40,000 वर्ष पूर्व पाषाण युग का आधुनिक मानव आज के मानव से अधिक हिष्ट-पुष्ट व मजबूत था। 13.3.2 पुरातत्वीय प्रमाण। मानव के विशेषकर प्रागैतिहासिक काल के पुरावशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। मानव का जैविक और सांस्कृतिक विकास साथ साथ हुआ, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया। मानव के शारीरिक अवशेषों के समान उनके सांस्कृतिक अवशेष भी प्राचीन निक्षेपों में दबे पड़े हैं। प्रायः दोनों प्रकार के प्रमाण चट्टानों की एक ही परतों में एक साथ पाए गए हैं। समय के साथ उसके मस्तिष्क की धारिता में वृद्धि और शारीरिक अंगों में विकास हुआ और साथ ही साथ मानव की संस्कृति में भी बहुत अधिक विविधता और जटिलता आती गई। औजार बनाने के लिए उसने नई नई चीजों का इस्तेमाल करना सीखा तथा उनमें सुधार करने की नई नई तकनीकें विकसित की। औजारों के इस्तेमाल से खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगे, जिससे बस्तियों में आपसी सहयोग बढ़ने लगा। कई जगहों पर पाए गए पुरावशेषों से पता चलता है कि ये मानव मुख्यतः रेंडियर का मांस खाते थे। 13.3.3 मानव शास्त्रीय प्रमाण। आधुनिक मानव का उदय उस समय हुआ जब पृथ्वी बहुत ठंडे एवं बर्फीले दौर से गुजर रही थी, जिसे हिमयुग कहा जाता है। यह हिमयुग लगभग 75,000 वर्ष पहले आरंभ हुआ और लगभग 10,000 वर्ष पहले समाप्त हुआ। हिमयुग लगभग 18,000 वर्ष पहले अपने चरम उत्कर्ष पर था। यह वही समय था जबकि प्रागैतिहासिक काल में कला का विकास हो रहा था, जिसका प्रमाण हमें गुफाओं की दीवारों पर
और चट्टानों पर बने रंगीन चित्रों से मिलता है। इसी युग के हड्डी और हाथी दांत के गढ़े हुए कई हजार टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। वस्तुतः बहुत से चित्र ऐसे जानवरों के हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं। मुख्यतः रेंडियर और बाइसन जंतुओं के चित्र बहुत अधिक संख्या में मिले हैं, जबकि यह आश्चर्य की बात है कि मनुष्य का कोई भी चित्र नहीं मिला है। कृषि के संबंध में आम धारणा यह है कि अंतिम हिमयुग के अंत में लगभग 10,000 वर्ष पहले मानव के रहने के तौर तरीकों में एक महत्वपूर्ण विश्वव्यापी परिवर्तन आया। वे शिकार करने और खाद्य पदार्थ इकट्ठा करने वाला खानाबदोश जीवन बिताने के बजाय बस्तियों में रहकर और अन्न उत्पादन करने लगा। उनकी इस खोज ने कि अनाज के दाने छिड़क देने से फसल उत्पन्न होती है और अधिक अन्न मिलता है, उनके सामाजिक जीवन को निश्चय ही बहुत अधिक प्रभावित किया होगा। अस्थायी आवासीय हो जाने के कारण संभवतः जनसंख्या की वृद्धि हुई और साथ ही साथ उनके फुर्सत के समय को व्यतीत करने के लिए संगीत और नृत्य का भी विकास हुआ। भाषा और संचार के विकास के साधन विकसित होने के साथ साथ प्रकृति के विषय में सोच विचार करने की उनकी क्षमता में भी विकास हुआ होगा। 13.3.4 जीव रासायनिक प्रमाण। जैसा कि हमने भाग 13.2 में पढ़ा कि डार्विन की मान्यता थी कि मनुष्यों और बड़े कपियों की कई शारीरिक लक्षण समान थे, जिससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य और कपि एक ही समूह के वंशज थे। डार्विन का यह निष्कर्ष जीवाश्मों के अध्ययन और शारीरिक समानताओं पर आधारित था, जिनका उन्होंने सर्वेक्षण किया। अब एक शताब्दी बाद प्रोटीन और आनुवंशिकी सामग्री डीएनए के जीव रासायनिक प्रमाण से पता चलता है कि जैसे जैसे विकास होता है वैसे जातियों में भिन्नता आने लगती है और इस वजह से इनके प्रोटीन और डीएनए की संरचना में परिवर्तन आ जाते हैं। अलगाव का समय जितना ही ज्यादा होगा, परिवर्तन उतने ही ज्यादा होंगे। ये परिवर्तन प्रतिशत आनुवंशिक दूरियों के रूप में दिए जाते हैं और इससे दो जातियों के डीएनए के सापेक्ष अंतर का पता चलता है। अफ्रीकी कपि और मानवों के प्रोटीन के तुलनात्मक अध्ययन से यह पता चलता है कि चिंपैंजी, गोरिल्ला और मनुष्य एक दूसरे के बहुत करीब के संबंधी हैं, जबकि एशियन कपि जैसे कि गिबन और गुंटान इन तीनों के दूर संबंधी हैं। एक बार एशियन और अफ्रीकी कपियों में संबंध स्थापित हो जाने पर यह सोचा गया कि होमोनिड का विकास लगभग 150 लाख वर्ष पूर्व कपियों से हुआ। जीव रासायनिक प्रमाणों से यह पता चलता है कि कपि और मनुष्य लगभग 50 लाख वर्ष पूर्व अलग हुए। सबसे पहले गोरिल्ला अलग हुआ और अलगाव से पहले चिंपैंजी और मनुष्य के पूर्वज एक ही थे। एक समय में एशिया, यूरोप और अफ्रीका में पाया गया जीवाश्म रामापिथिकस आधुनिक मानव जातियों के बहुत करीब समझा जाता था, लेकिन जीव रासायनिक प्रमाण के आधार पर अब यह ज्ञात हो गया है कि इसे होमोनिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह एशियाई बंदरों के होमोनिड से अलग होने से पहले से ही मौजूद था। यही बात सिवापिथिकस इंडिकस जीवाश्म के विषय में भी कही जा सकती है। ऐसा जीवाश्म 1980 में पाकिस्तान के पश्चिमी हिमालय की तराइयों में भी पाया गया था। 13.3.5 अतीत का निर्धारण। आप यह सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि हम यह कैसे बता सकते हैं कि कोई चट्टान 10 लाख वर्ष पुरानी है अथवा यह कि कोई जीवाश्म 15 लाख वर्ष पुराना है। उदाहरण के लिए हम अरबों वर्षों के विभिन्न भूवैज्ञानिक कल्पों की अवधि का अनुमान कैसे लगाते हैं। शुरू में ये अनुमान मुख्य रूप से पत्थरों और चट्टानों के निक्षेपण जैसी भूवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं की दरों पर आधारित थे, क्योंकि चट्टानों की अनेक परतों की उत्पत्ति समुद्र में और नदियों के मुहाने पर हुई, इसलिए किसी चट्टान की परतों को बनाने में कितना समय लगता है इसका अनुमान आजकल की नदियों के द्वारा समुद्र में तलछट छोड़ने की दर को नापकर लगाया जा सकता है। रेडियोधर्मिता के ज्ञान में विकास के साथ साथ जीवाश्मों और कुछ खास किस्म की चट्टानों का सही काल निर्धारण करना संभव हो गया है।
कुछ उपकरणों के इस्तेमाल से रेडियोधर्मी वस्तुओं का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार की वस्तुओं में रेडियोधर्मी समस्थानिक एक प्रकार की घड़ियां हैं जो एक समान गति से गैर रेडियोधर्मी रूप में बदल जाती हैं। यदि यह गति ज्ञात हो जाए तो चट्टानों या जीवाश्मों के निर्माण में लगे समय का उनमें मौजूद रेडियोधर्मी और गैर रेडियोधर्मी समस्थानिकों की मात्रा को नापकर सही अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यूरेनियम सीसा के समस्थानिकों में बदल जाता है जो कि रेडियोधर्मी नहीं होते। इसलिए यूरेनियम से युक्त चट्टानों की आयु का उनमें मौजूद यूरेनियम और सीसे की मात्राओं के अनुपात की तुलना करने से पता चलता है। जीवाश्मों की आयु का अनुमान लगाने के लिए आमतौर पर आजकल रेडियो कार्बन द्वारा काल निर्धारण की विधि का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कार्बन 14 कहा जाता है क्योंकि कार्बन 14 रासायनिक तौर पर साधारण कार्बन जैसा ही है। इसलिए पौधे और जंतु कार्बन के इन दोनों रूपों को उसी अनुपात में अवशोषित करते हैं जिस अनुपात में ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मौजूद होते हैं। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए इसी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और जंतु इन पौधों को खाते हैं। इसलिए जब तक पौधे या जंतु जीवित रहते हैं इनमें कार्बन 14 का अनुपात वायुमंडल में कार्बन के अनुपात के बराबर ही रहता है। परंतु जैसे ही ये मर जाते हैं प्रकाश संश्लेषण भोजन लेना बंद हो जाने के कारण उनमें कार्बन का प्रवेश भी बंद हो जाता है। मरने के बाद इनके शरीर में मौजूद कार्बन 14 स्थिर गति से साधारण कार्बन में परिवर्तित होने लगता है। इसलिए किसी जीवाश्म में कार्बन 14 के अणुओं की संख्या जितनी कम होगी उतनी ही अधिक वह पुराना होगा। इस प्रकार यदि हम प्राचीन काल की किसी लकड़ी या हड्डी में मौजूद कार्बन 14 की मात्रा नापें तो हमें उस वस्तु की आयु का सही अंदाजा हो सकता है। जिन वस्तुओं की आयु पहले से मालूम है उन पर कार्बन 14 विधि का प्रयोग करके इसकी विधि की परिशुद्धता को परखने के बाद किसी वस्तु की आयु का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन 14 विधि का उपयोग केवल उन्हीं कार्बनिक वस्तुओं के लिए किया जा सकता है जिनमें अब भी कार्बन मौजूद है। इसका उपयोग उन जीवाश्मों के लिए नहीं किया जा सकता जिनके कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण रूप से ह्रास हो चुका है। ऐसी स्थिति में जीवाश्मों की आयु का अनुमान उसमें मौजूद रेडियोधर्मी तत्वों जैसे फ्लोरीन या फास्फोरस से लगाया जाता है। 13.4 अब इस चैप्टर को जब हमने पढ़ा तो अब इसके सारांश को भी समझ लेते हैं और इसके साथ ही इस चैप्टर को समाप्त किया जाएगा। तो इस इकाई में आपने पढ़ा कि डार्विन के प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के अनुसार सबसे अधिक अनुकूलित जीव ही उत्तरजीवी होता है क्योंकि उसे विरासत में ऐसे विशेष गुण मिले हैं जिसमें उसकी उपयुक्तता निहित है। जीवाश्मीय पुरातत्वीय और मानव शास्त्रीय परमाणु तथा प्रोटीन एवं आनुवंशिक पदार्थों के अध्ययन से पता चलता है कि आज के कपी और मनुष्य के पूर्वज लगभग 50 लाख वर्ष पहले तक एक ही थे। चट्टानों, जीवाश्मों, पुरातत्वीय अवशेषों की आयु का अनुमान उनमें मौजूद विभिन्न तत्वों के रेडियोधर्मी और गैर रेडियोधर्मी समस्थानिकों की मात्राओं का निर्धारण करके लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके पूरे इकाई 13 का स्टडी और लेक्चर। अब इसके बाद इसमें कुछ जो बोध प्रश्न हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं और इन बोध प्रश्नों को आप अपने नोटशीट में बना लें। लेक्चर को 1 से 2 बार सुने। जब लेक्चर को 1 से 2 बार सुनेंगे तो इन सारे बोध प्रश्नों को बनाने में भी आपको काफ़ी सहूलियत होगी और इस प्रकार से जब 2 बार 3 बार रिवीजन होगा तो एग्ज़ाम के अंदर जाके आपको ये बिल्कुल एग्ज़ाम को आसान कर देगा। तो कुछ बोध प्रश्न ऐसे हैं कि डार्विन का सिद्धांत किस विषय के बारे में बताता है। दूसरा प्रश्न यह हो सकता है कि जीवाश्म विज्ञान और पुरातत्व विज्ञान में अंतर बताएं। तीसरा प्रश्न यह हो सकता है कि किसी जीवाश्म की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है। चौथा प्रश्न यह हो सकता है कि प्राचीन काल के पौधों, जंतुओं, मनुष्यों और उस समय की वस्तुओं के अवशेषों की आयु का
पता कैसे लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो और ये रही आज का लेक्चर। तो आपको लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे के जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, महत्वपूर्ण लेक्चर हैं, महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।